हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप लोग? यस, होप करता हूँ सब ठीक रहेंगे। यस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेशनल इनकम का सेकेंड पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम लोग ने पढ़ा था नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम एक कंट्री में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, इट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। ओके, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वो देखेंगे। तीन मेथड्स है। एक्चुअली मैंने ये तीन मेथड्स आपको पहले पार्ट में ही सिखा दिया। मेरा इनकम, मेरे इनकम का टोटल करो, या तो फिर मेरा इनकम सामने वाले का एक्सपेंस, उसके एक्सपेंस का टोटल करो। वो एक्सपेंस किस चीज पे कर रहा है, तो गुड्स एंड सर्विस पे कर रहा है, तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू का टोटल करो। तीन मेथड्स है, टोटल आउटले मेथड मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, फिर आता है टोटल इनकम मेथड और टोटल आउटपुट मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड्स हैं, हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आउटपुट मेथड। ठीक है, आउटपुट मेथड, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड। फिल इन द ब्लैंक्स, अंदर अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में आ सकता है। दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। जितने भी गुड्स प्रोडक्शन हो रहे, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके वैल्यू का टोटल लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइज, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विस। द आउटपुट और द प्रोडक्ट इज फॉलोड आइदर बाय वैल्यूइंग। कैसे हम लोग लेंगे? वैल्यूइंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। शर्ट का एग्जांपल दिया था, डायरेक्टली शर्ट का वैल्यू लो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या तो फिर हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उतना लेंगे। ठीक है, सो दैट डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन होना नहीं चाहिए। ठीक है, वैल्यूइंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर एट द मार्केट प्राइस और बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। कॉटन, कॉटन से यान, यान से क्लॉथ, क्लॉथ से शर्ट, तो हर एक स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है हम लोग वो लेंगे। वाइल यूजिंग दिस मेथड अटमोस्ट केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड मल्टीपल और डबल काउंटिंग ना हो। ठीक है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग दो मेथड्स है। सबसे पहला है फाइनल गुड्स अप्रोच, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। मैंने कहा जो गुड्स हम रेडी कंज्यूमर के लिए है, उस और ज्यादा हम लोग कोई भी कहते हैं ना एक्स्ट्रा प्रोसेस या प्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं, इट इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स अप्रोच। ठीक है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। According to this approach, value of all final goods and services produced in the primary, secondary and tertiary sector, agriculture, industry और tertiary मतलब service sector, ठीक है, are included and all the value of all intermediate transactions are ignored. इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको हम लोग नहीं ले रहे ये मेथड में, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू अप्रोच है। ठीक है, फाइनल गुड्स का अप्रोच है। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, दैट इज द फाइनल फ्लो ऑफ आउटपुट परचेस्ड बाय कंज्यूमर। जो प्रोडक्शन होने के बाद जो फाइनल में लास्ट में जो प्रोडक्ट गुड्स हमारे हाथ में आता है। ठीक है, hence the value of final output includes the value of intermediate products. For example, the price of bread includes the cost of wheat. ब्रेड के अंदर ऑलरेडी व्हीट का कॉस्ट आ गया है, मेकिंग ऑफ फ्लावर एटसेट्रा। व्हीट एंड फ्लावर आर बोथ इंटरमीडिएट गुड्स, वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, दिस वैल्यूज आर पेड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड। ब्रेड में ऑलरेडी वो दोनों का प्राइस और कॉस्ट इंक्लूड कर लिया है हमने। ठीक है, thus a separate accounting of the values of intermediate goods along with the accounting of the value of final would mean double counting. मतलब ये क्या कह रहे हैं, हम फाइनल वैल्यू भी ले रहे और इंटरमीडिएट गुड्स का भी वैल्यू ले रहे, दोनों अगर हम लोग ने इंक्लूड किया तो इट वुड मीन डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स हो रहा है। ठीक है, टू अवॉइड दिस द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट और गुड्स मस्ट बी कंप्यूटेड। ठीक है,
सेकेंड जो मेथड हम अडॉप्ट करते हैं डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए, इट इज वैल्यू एडेड अप्रोच। द वैल्यू एडेड अप्रोच, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज of the production process is included. The difference between the value of final output and inputs at each stage of production is called the value added. Inputs, outputs और inputs, पहले हम लोग ने 0 इनपुट्स किया कॉटन के लिए, हमको आउटपुट मिला 150 का, तो वैल्यू एडेड 150। फिर वो 150 रुपीज हम लोग ने इनपुट किया, हमको आउटपुट मिला 250, वैल्यू एड हुआ 100। ठीक है, वो 250 हम लोग ने इनपुट किया, आउटपुट मिला 400, वैल्यू एड हो गया 150। वो 400 हम लोग इनपुट कर रहे हैं, हमको आउटपुट मिल रहा है 500, तो वैल्यू एड हुआ 100। तो हर स्टेज पे जितना वैल्यू एड हो रहा है उसका टोटल लेंगे तो 500, या फिर फाइनल जो गुड्स मिल रहा है उसका वैल्यू लेंगे 500, दोनों हमको मिलेगा सेम। ठीक है, अब कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ प्रिकॉशंस मतलब ये, अगर मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या है? टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ओनली फाइनल गुड्स का वैल्यू लेना है। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस। खुद के लिए जो कंजम्पशन, वो भी प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, लेकिन वो खुद के लिए साइड में रख रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो भी हम लोग एस्टिमेट करके इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड इन द मार्केट प्राइस आर टू बी डिडक्टेड। मार्केट प्राइस में हम लोग ने इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर लिया है तो वो माइनस करेंगे। अगर उसमें सब्सिडी आया है तो उतना ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, अगर उसमें सब्सिडी दिया हुआ है, सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, उसमें लेकिन गवर्नमेंट 20 रुपीज सब्सिडी दे रहा है, मतलब उसका ओरिजिनल कॉस्ट 120 था, 20 रुपीज गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, इसके लिए वो मार्केट में 100 में मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपीज मार्केट प्राइस लिया, लेकिन वो जो सब्सिडी है वो अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, हम लोग सपोज कोई गुड्स 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, उसके अंदर 10 रुपीज टैक्स था, 10 रुपीज टैक्स था, तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, तो 90 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग मार्केट प्राइस से माइनस करते हैं, और अगर सब्सिडी है तो हम मार्केट प्राइस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, While evaluating output changes in the price level, अभी प्राइस लेवल बहुत बार चेंज होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा होता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले कोई गुड्स का वैल्यू था 100 रुपीज, और आज वो गुड्स का वैल्यू है 120 रुपीज। ठीक है, तो पहले मैं 10 यूनिट्स प्रोडक्शन करता था, 100 रुपीज के हिसाब से 1000 मेरा नेशनल इनकम मिला। अभी भी मैं 10 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 120 रुपीज प्राइस के हिसाब से मेरा नेशनल इनकम आया 1200, तो मैं बोलूंगा अरे वाह मेरा नेशनल इनकम बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल नेशनल इनकम प्रोडक्शन बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, वो तो प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। तो जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको प्राइस लेवल भी चेक करना जरूरी है, और फिर हम लोग उस हिसाब से बेस प्राइस कोई मेंटेन करके देखेंगे, सो दैट उस पर इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड, मतलब x माइनस एम। ओके, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हम लोग इंक्लूड करते हैं नहीं है, इग्नोर करना है, बिकॉज वो एक्चुअल में उससे कोई प्रोडक्शन, किसी भी तरह का प्रोडक्शन होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड वो होता है जहां पे हम लोग सारी इनकम, जितने भी लोग हैं सबके इनकम ऐड करते हैं। अभी 4 है इसके अंदर इनकम। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। एक और होता है जो छोटी मोटी इनकम छूट जाती है, उसको हम लोग मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। ठीक है, ये सारे इनकम का हम लोग टोटल करते हैं, उसको हम लोग इनकम मेथड बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स। दिस मेथड एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड। क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड से ये बता रहा है हमको। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट रिसीव्ड by all the citizens, जितने भी citizens of a country है in a particular are added up, that is income that accrue, जितने भी इनकम आ रही है या आने वाली है, ठीक है, to all the factors of production by way of rents, wages, interest and profits are all added together, but income received in the form of transfer payment. What is transfer payment? जो free of cost, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है फिर भी हम आपको पैसे दे रहे हैं, जैसे कि पेंशन। ठीक है, कोई भी तरह की प्रोडक्टिविटी होती
नहीं है फिर भी पेमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, 500 रुपीज पर मंथ, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है फिर भी हमको पैसे मिल रहे, तो वो सब ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है हमें। ओके, देन pertaining to income are obtained from different sources, for instance income tax returns, reports, books of accounts, as well as estimates from small income. GNP can be treated as the sum of the factor incomes earned as a result of undertaking economic activity. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ये सब में हमको जितने भी तरीके से इनकम आ रही है उसको हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज ओनर्स, मैं रिसोर्स ओनर हूँ, इसके लिए मुझे मिल रहा है वो सब, ठीक है। थस जीएनपी अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड प्लस नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड, आर माइनस पी, एक्स माइनस एम और आर माइनस पी। ओके, अभी कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। सबसे पहला ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारे इग्नोर करने हैं। ऑल अनपेड सर्विसेज, ठीक है, मम्मी हमारे लिए घर पे खाना बनाते हैं, टीचर अपने बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं, वो सर्विस अगर बाहर करने जाए तो वहाँ पे पेमेंट मिलता है, बट क्योंकि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हम वो कर रहे हैं तो वो अनपेड सर्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनपेड सर्विस, तो उसको भी हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि एक्चुअली कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो वो भी इग्नोर कर देंगे। फिर हम लोग शेयर्स एंड बॉन्ड्स, जितने भी मॉनिटरी एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी ये लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इनकम मिला है, अगर टैक्स मिला है तो वो ऑलरेडी एक बार इनकम में इंक्लूड हो गया है, वो मैंने टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं किया, आई हैव टू पे दैट चार्जेस, दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो वो हम लोग वापस इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ लेकिन वो इंडिविजुअल को मिला नहीं है, तो कंपनी के पास जमा पड़ा रहेगा, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो भी इंक्लूड करना है, भाई वो प्रॉफिट है, वो इनकम है इस साल का, ठीक है, इसके लिए वो इंक्लूड करना जरूरी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और होता है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। मतलब मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई गुड्स लिए है तो वो मैं अगर खुद नहीं कंजम्पशन करता तो मैं बाहर से परचेस करता, तो एक उसका इंप्यूटेड वैल्यू और एक खुद का घर है तो उसका इंप्यूटेड रेंट वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना जरूरी है। इंप्यूटेड रेंट, अगर सपोज हम लोग ने ये स्टूडियो बनाया, वी आर पेइंग रेंट फॉर इट, ओके, तो वो रेंट हम पे कर रहे हैं ना। सपोज मेरा खुद का जगह है तो मुझे रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, मैं खुद को थोड़ी यहाँ से ये पॉकेट से लेके ये पॉकेट में ऐसा पेमेंट करने वाला हूँ, नहीं, खुद की जगह है उसके लिए थोड़ी रेंट पे करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम फाइंड करना है ना, तो उसका इंप्यूटेड वैल्यू निकालते हैं कि अगर वो खुद की प्लेस नहीं होती तो हम लोग उसके लिए रेंट पे करते, कितना रेंट पे करते, तो वो हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंप्यूटेड वैल्यू, तो वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ओके, यस। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा और आखिरी मेथड हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड, ठीक है, आउटले मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर इज एडेड टुगेदर। एक साल में हम जितना भी खर्चा करते हैं सब साथ में ऐड करेंगे। इनकम कैन बी स्पेंड आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स, खाने पीना, कपड़ा, ट्रैवलिंग, ठीक है, घर का खर्चा, मूवीज, एंटरटेनमेंट, व्हाटएवर, ठीक है, और ऑन कैपिटल गुड्स, कोई एसेट्स लेते हैं हम लोग, घर लेते हैं, एसी लिया, कार लिया। Thus, we can get national income by summing up all the consumption expenditure and investment expenditure made by all individuals, ठीक है, as well as government के भी consumption और capital expenditure लेंगे हम लोग। Thus, gross national product is equals to C plus I plus G plus X minus M। क्या करेंगे? Export minus import from abroad और receipts minus payment from abroad, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी एक एक करके देखेंगे कौन से तरह के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहला है प्राइवेट कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, ठीक है, ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फूड हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कपड़े नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है,
which are used immediately. Expenditure on durable goods such as car, computer, television, washing machine, which are generally used for longer time, and expenditure on services like transport service, medical services. तो ये सारे हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए या कहीं पे हम लोग ने एफडी आरडी वगैरह कुछ कर दिया तो। फिर आता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है किस चीज के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बीएमसी वगैरह को सैलरी दिया, पुलिस को सैलरी दिया, तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट जब रोड, रेलवे, ब्रिजेस, डैम्स, कैनल्स ये सब के लिए खर्चा करती है तो वो होता है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट या नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, वो यहाँ पे आ जाता है। ये हो गया हमारा रिसीट्स माइनस पेमेंट, नेट रिसीट्स, जो एक्चुअल रिसीट्स हम लोग को आउट ऑफ इंडिया से आई, उसमें से हम लोग ने जो पेमेंट्स आउट ऑफ इंडिया किया है अब्रॉड, वो माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा नेट रिसीट्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अभी आते हैं प्रिकॉशंस। ये मेथड जब हम लोग यूज करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस दिए जो हमको ध्यान में रखने हैं। वाइल एस्टिमेटिंग इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स लेने के लिए मैंने खर्चा किया है वो इंक्लूड नहीं करूंगा, सिर्फ फाइनल गुड्स के लिए जितना खर्चा किया वो ही इंक्लूड किया जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन रीपरचेज, सेकेंड हैंड गुड्स पे भी जो खर्चा होता है वो भी इंक्लूड होता नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट के लिए, लाइक मैंने किसी को स्कॉलरशिप दिया, ओल्ड एज का पेंशन दिया, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हुआ, वो सब भी हम लोग इंक्लूड करते नहीं है एक्सपेंडिचर में, ठीक है। फिर हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स रीपरचेज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट करते तो चलेगा, लेकिन उसको रीपरचेज कर रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होता। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या डायरेक्टली कंपनी से ले रहे हैं तो वो इंक्लूड होता है, लेकिन जब उसको रीपरचेज हो रहा है तो वो इंक्लूड होता नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर हमने कुछ पे किया है तो वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस ही इंक्लूड करना है। सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे मेथड्स कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।